हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं जो ऐसे कैंडिडेट जो अभी किसी संस्थान में अप्रेंटिसशिप कर रहे हैं या जो आगे चलकर अप्रेंटिसशिप करने की सोच रहे हैं, उन कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें लेके आया हूँ जो कि कैंडिडेट्स को जानना ज़रूरी है। ये बात जो कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप कर रहा है या करने जा रहा है उसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। उनको पता होना चाहिए कि वो जो अप्रेंटिसशिप कर रहा है उसमें उनको क्या क्या सुविधाएं मिलती है, किस प्रकार से उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होता है, किस प्रकार से एग्ज़ाम लगती है, किस प्रकार से एस्टेब्लिशमेंट है उनसे प्रशिक्षण ले सकता है। लेकिन दोस्तों, मेरे पास पिछले कुछ दिनों से कई कैंडिडेट्स की ऐसी क्वेरी जा रही है, वो सोशल मीडिया के थ्रू या कमेंट में मुझे बता रहे हैं कि सर हमने उस एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन किया था, उन्होंने हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया। कुछ कैंडिडेट बोलते हैं कि सर हमारा कॉन्ट्रैक्ट ट्रेनिंग करने के बाद में कैंसिल हो गया है। कुछ बोलते हैं कि सर हमारी ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुकी है लेकिन जो एस्टेब्लिशमेंट है वो हमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं दे रही है। तो दोस्तों, ऐसी कई परेशानियां होती है जो कैंडिडेट्स को पता नहीं होने के कारण, पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से उनके सामने आती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल्स में बताऊंगा। जो भी कैंडिडेट अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करना चाहते हैं वो ये वीडियो ज़रूर देखें, ये उनके काफ़ी काम आने वाला है। क्योंकि यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो और आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होता है और आगे चल के यदि आपकी समस्या आती है तो आपका वो टाइम भी वेस्ट हो जाता है। ऐसी स्थिति में कैंडिडेट को क्या करना चाहिए, कैसी ऐसी वो बातें हैं जो कैंडिडेट्स के पहले से दिमाग में होनी चाहिए, उसके बाद में ही वो अप्रेंटिसशिप ज्वाइन करे। आज की वीडियो में ये सारी डिटेल्स आपको दूंगा कि कैंडिडेट्स को किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, उसके बाद में ही वो अप्रेंटिस ट्रेनिंग ज्वाइन करे। ये सारी चीज़ें वेरीफाई करनी ज़रूरी है। उन्हें स्टाइपेंड क्या मिलेगा, उनका ड्यूटी टाइम क्या होगा, वो सारी चीज़ें कैंडिडेट्स को पता होनी चाहिए। लेकिन कैंडिडेट्स भोले वाले होते हैं, वो इस समय अप्रेंटिस करने के चक्कर में ज्वाइन तो कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में उन्हें कई तरह की परेशानी आती है। तो दोस्तों, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग से संबंधित सारी जानकारी और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑन कर ले। आप हमारे फेसबुक पेज, टेलीग्राम चैनल या आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सबसे पहले तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो भी कैंडिडेट जिनके पास ITI की योग्यता है या जो फ्रेशर है जिनके पास कोई टेक्निकल योग्यता नहीं है, उन कैंडिडेट्स को NAPS पोर्टल यानी apprenticeshipiindia.gov.in के ऊपर अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है उसका वीडियो हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मिल जाएगा। बिना रजिस्ट्रेशन के आप किसी भी संस्थान में अप्रेंटिसशिप ज्वाइन नहीं कर सकते। यदि कोई एस्टेब्लिशमेंट ऐसा कहती है कि आपको चलो हम आपको अप्रेंटिसशिप करवा देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, उसके बावजूद यदि आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। ऐसा कोई गवर्नमेंट का ऐसा कोई रूल नहीं है कि बिना रजिस्ट्रेशन के आपकी अप्रेंटिसशिप हो जाए। क्योंकि आज के समय में दो पोर्टल गवर्नमेंट ने बना रखे हैं, एक NAPS पोर्टल, दूसरा NATS पोर्टल। जिनकी योग्यता ITI या फ्रेशर की है उन्हें NAPS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होता है और जिनकी योग्यता डिग्री या डिप्लोमा है इंजीनियरिंग में तो उन्हें NATS पोर्टल पे अपना रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है। इसके बगैर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है कि आपका रजिस्ट्रेशन है वो इन पोर्टल्स पे होना चाहिए। उसके लिए आपको इन पोर्टल पे जाके एज ए स्टूडेंट या कैंडिडेट के तौर पे रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी होता है, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स है वो फिलअप होती है, सारी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होती है, इसमें आपका आधार कार्ड लगता है, बैंक अकाउंट की सारी डिटेल होती है। तो ये चीज़ें कैंडिडेट्स को सबसे पहले करनी ज़रूरी है। इसी तरीके से जो भी एस्टेब्लिशमेंट आपको अप्रेंटिसशिप करवा रही है उसका रजिस्ट्रेशन भी इन पोर्टल पे होना ज़रूरी है। जिस एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन NATS या NAPS पोर्टल पे नहीं है वो किसी भी कैंडिडेट को अप्रेंटिसशिप नहीं करवा सकती है। तो कैंडिडेट्स को ये ध्यान में सबसे पहले ये देखना है कि जिस एस्टेब्लिशमेंट में वो अप्रेंटिसशिप करने जा रहा है क्या वो NAPS या NATS पोर्टल पे रजिस्टर्ड है। इसकी जानकारी वो संस्थान में जाके भी ले सकता है, उनके रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट वगैरह देख सकता है, डिटेल्स चेक कर सकता है, या वो अपने पोर्टल के ऊपर भी जाके एस्टेब्लिशमेंट सर्च में जाके एस्टेब्लिशमेंट उसको सर्च करके देख सकता है जो इसका एक्चुअल में नाम है, क्या क्या उसकी स्ट्रेंथ है, वो सारी डिटेल्स है, कहाँ पे ये सिचुएटेड है, कब ये सिचुएटेड हुई, इसका ओनर कौन है या कंपनी का HOD कौन है, सारी डिटेल्स आपको NATS या NAPS पोर्टल पे मिल जाती है। तो सारी डिटेल्स आपको वेरीफाई करनी ज़रूरी होती है। ऐसी किसी भी संस्थान में आपको ज्वाइन नहीं करना है जिनका NATS या NAPS पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं है।
यदि आप वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे कहीं जा रहे हो, जैसे आपने ITI डिग्री डिप्लोमा की है, यदि आपको वर्क एक्सपीरियंस लेना है तो आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन कर सकते हो, चाहे वो रजिस्टर्ड है या नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आपको एज ए वर्कर वो काम में लेंगे और उसके बदले में आपको कुछ पैसा भी वो देंगे। लेकिन वो पैसा कितना देंगे ये कंपनी के ऊपर डिसाइड है। लेकिन यदि आप अप्रेंटिसशिप करते हो तो अप्रेंटिसशिप का जो रूल बनी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पेमेंट होगा। एस्टैब्लिशमेंट उससे ज़्यादा तो दे सकती है, लेकिन किसी भी हालत में उस रेट से कम नहीं दे सकती। जैसे कोई ITI पास आउट कैंडिडेट है जिन्होंने 1 साल की ITI कर रखी है, तो उसको 7,700 रुपये देने ज़रूरी है मिनिमम। जिनके 2 साल की ITI कर रखी है उनको 8,050 रुपये। जिनके पास डिप्लोमा होल्डर्स को मिनिमम 8,000 रुपये और डिग्री होल्डर्स को मिनिमम 9,000 रुपये। इस हिसाब से वो आपको पैसे देती है, लेकिन इससे कम नहीं दे सकती, जो कि अप्रेंटिस एक्ट 1961 और अप्रेंटिस रूल 1992 में जो डिसाइड किया हुआ है उससे कम आपको रेट नहीं दे सकती। अब दूसरी चीज़ दोस्तों, ये करने के बाद दूसरी चीज़, यदि आपने दूसरी चीज़ मैं आपको बताऊं कि आपको दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या करनी होती है। दूसरी चीज़ में आपको ये देखना है कि जब भी आप अप्रेंटिस पोर्टल पे किसी एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई करते हो तो उस एस्टेब्लिशमेंट का नाम आता है, उसको आप सबसे पहले आपको उस एस्टेब्लिशमेंट यदि कोई अपॉर्चुनिटी खाली है तो उसमें आपको अप्लाई करना ज़रूरी होता है। अप्लाई आप ऑनलाइन ही कर सकते हो, ऑफलाइन तरीके से अप्लाई नहीं कर पाओगे। यदि कोई आपसे बिना ऑनलाइन अप्लीकेशन लिए ही डायरेक्ट रख रहा है तो वहाँ पे आपको समझ आना है कि एस्टेब्लिशमेंट फ्रॉड हो सकती है या आगे चल के हमें समस्या क्रिएट हो सकती है। इसलिए अप्लीकेशंस आपको ऑनलाइन ही सबमिट करनी होती है, चाहे वो ITI पास आउट है चाहे डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स कैंडिडेट है, उनको ऑनलाइन एप्लीकेशंस देनी होती है। जैसे आप ऑनलाइन एप्लीकेशंस लगाओगे उस एस्टेब्लिशमेंट के पास वो एप्लीकेशंस जाएगी, जब एस्टेब्लिशमेंट को रिक्वायरमेंट होगी तो वो उसी एप्लीकेशन को ओपन करेगी अपने पोर्टल में, और फिर यदि उसको वो आपकी एलिजिबिलिटी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यदि सेटिस्फाइड है तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करेगी, कॉन्ट्रैक्ट इशू करेगी। जब कॉन्ट्रैक्ट इशू होगा तो सबसे पहले वो टेम्परेरी बेसिस पे इशू होगा। आपको जो टेम्परेरी जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी वैलिडिटी 14 दिन की होती है। वो कॉन्ट्रैक्ट जैसे वो जनरेट करेगी आपके जो अप्रेंटिस पोर्टल का जो आपका पेज है उसके ऊपर वो आ जाएगा। इसका आज आपके पास ईमेल भी आता है, आजकल ईमेल आएगा, ईमेल से आपको इंटीमेशन मिल जाएगा। जैसे आपके पास आपने मान लो 10 कंपनीज में अप्लाई कर रखा है, वहाँ से मान लो कोई एक कंपनी आपको इन्विटेशन भेजती है, कॉन्टैक्ट इश्यू करती है, तो उसका मेल आपके पास आएगा। आपको वो मेल ओपन करना है और उसमें जो लिंक दिया उस पर क्लिक करना है। वहाँ पे आपको अपनी जो लॉगिन आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड आपको डाल के वो OTP डाल के आपको चेक करना है। वो कॉन्टैक्ट्स का एक ऑप्शन मिलेगा आपके डैशबोर्ड पे, वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स शो होगा। उस कॉन्टैक्ट्स पे क्लिक करोगे तो वहाँ पे वैलिडिटी लिखा होगा कि आपको 14 दिन के अंदर साइन करने होते 14, और जो स्टेटस होगा पेंडिंग शो होगा। यदि आप उस जो प्रोफाइल उन्होंने भेजी है, जो ट्रेनिंग का प्रोग्राम भेजे, यदि आप उससे संतुष्ट हो तो उसके बाद में आपको उस पर साइन करना होता है। यदि आप 14 दिन के अंदर साइन नहीं करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेटिकली ही कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में एस्टेब्लिशमेंट को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर जारी करना होता है। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होने के बाद में 14 दिन के बाद में आप साइन करने की कोशिश करते हो तो साइन नहीं होते हैं, तो आपको ऐसी किसी भी स्थिति में ज्वाइन नहीं करना। यदि आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया है तो आपको एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन नहीं करना है। सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट आया है कि नहीं आया है। यदि आया है तो मैंने उस पर साइन किए हैं कि नहीं किए। जैसे आप उस पर साइन करोगे तो उसका स्टेटस बदल जाएगा और उसमें साइन लिखा हुआ आएगा, यानी आपने उसको ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है। और वो जो आपका कॉन्टैक्ट है वो एस्टेब्लिशमेंट के जो पोर्टल है उसमें भी साइंड बाय कैंडिडेट शो होगा। अब ये आपका जो कॉन्टैक्ट है वो जो AAA का मतलब होता है गवर्नमेंट ITI, जो अप्रेंटिस से संबंधित काम करती है, ये हर ज़िले में बनी हुई है, वो इसको देखती है। अब AAA क्या करती है, AAA जो एस्टेब्लिशमेंट की और आपकी जो प्रोफाइल है वो चेक करती है, आपने जो फॉर्म भरा वो चेक करती है, और जो एस्टेब्लिशमेंट ने जो स्टाइपेंड की जो ट्रेनिंग की जो अवधि भरी है वो चेक करती है। अवधि होती है वो अलग अलग होती है, 1 साल की भी हो सकती है, 2 साल की भी हो सकती है, वो अलग अलग होती है। 1 साल से कम है वो बहुत कम होती है। यदि आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशन ITI डिग्री या डिप्लोमा की है तो 1 साल मिनिमम होती है।
यदि आपके पास फ्रेशर हो तो उसमें ऑन जॉब ट्रेनिंग वगैरह भी होती है 3 महीने की, तो उसकी अवधि अलग हो सकती है। बाकी 1, 2, 3 साल इस हिसाब से अवधि होती है। उससे यदि ट्रिपल ए संतुष्ट होता है कि एस्टेब्लिशमेंट ने कैंडिडेट ने सारी सूचनाएं अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग सही फिलअप की है, तो वो उसको अप्रूव करता है। जैसे वो उसको अप्रूव करेगा तो आपके पास भी एक ईमेल आएगा, एस्टेब्लिशमेंट के पास भी एक ईमेल आएगा कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हो गया है। कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड होने के बाद जो आपका स्टेटस है वो अप्रूव्ड शो होगा। अप्रूव्ड शो होने का मतलब ये है कि अब आप ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हो। उसके बाद में ही आपको उस एस्टेब्लिशमेंट जाके जो ट्रेनिंग है वो ज्वाइन करनी है। जैसे और उसके बाद में आपका प्रशिक्षण स्टार्ट होगा। जैसे आपका प्रशिक्षण स्टार्ट होगा उसके बाद में आपको हर महीने स्टाइपेंड भी मिलेगा। उस कंपनी में जो रूल रेगुलेशन है अवकाश के वो भी मिलेंगे। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट यदि आपका किसी कारण से बस सेंड फॉर करेक्शन आ जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आपको ज्वाइन नहीं करनी है। ये चीज़ आपको अपने पोर्टल में चेक करनी होती है। आप अपने पोर्टल में अपने मोबाइल में भी इसको ओपन कर सकते हो, अपने कंप्यूटर में कर सकते हो, या किसी मित्र पे जाके आप अपना स्टेटस चेक कर सकते हो। ये वेरीफाई हो जाए कि आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो अप्रूव्ड हो चुका है, उसके बाद में ही आप इसको उस एस्टेब्लिशमेंट में जाके आपको ज्वाइन करना होता है। यदि एस्टेब्लिशमेंट आपको ये कहती है कि नहीं मैं अप्रूव करवा दूंगा, आप ज्वाइन कर लो, या कॉन्ट्रैक्ट मैं आपको अप्रूव्ड करवा दूंगा, या आपका कॉन्ट्रैक्ट है वो दोबारा इश्यू कर दूंगा, आप ट्रेनिंग करते हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पेमेंट मिलता है, तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। क्योंकि इसमें एस्टेब्लिशमेंट की गलती तो होती है, साथ साथ उसमें आपका भी ये फॉल्ट होता है कि आपने बिना कॉन्ट्रैक्ट जनरेट किए ही ज्वाइन कैसे कर ली। उसके बाद में यदि मान लो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं होता है तो आपका जो टाइम है, जो जितने समय में आपने ट्रेनिंग की वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। पेमेंट मिलने से कोई मतलब नहीं है, वो अप्रेंटिसशिप में काउंट नहीं होगी। और कई बार तो ऐसे होता है कि कैंडिडेट की पूरी ट्रेनिंग खत्म हो जाती है, तो कोई एस्टेब्लिशमेंट को नॉलेज ही नहीं होता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैसे अप्रूव करवाती है, तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल हो जाता है। 12 महीने बाद, 1.5 साल 2 साल बाद उनको पता चलता है कि अब कैंडिडेट जब AIT का एग्ज़ाम देने जाता है तो उसको पता चलता है तो उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं है, तो वो AITT का एग्ज़ाम नहीं दे पाता है, और तो उसकी वजह से उनके जो कॉन्ट्रैक्ट है, जो NSC का सर्टिफिकेट है वो जनरेट नहीं होता है। इस स्थिति में यदि किसी कैंडिडेट के साथ ऐसी स्थिति हुई है कि उन्होंने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली है, चाहे 6 महीने 12 महीने या उनकी पूर्ण हो गई है, और उसके एस्टेब्लिशमेंट ने यदि उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं किया है, तो इसमें एस्टेब्लिशमेंट की गलती है। आपको ये देखना है कि आपने वहाँ पे अप्लाई किया था कि नहीं किया था। यदि आपने अप्लाई किया है उसके बाद कॉन्ट्रैक्ट जनरेट करके यदि आपने साइन कर दिए, या आपने साइन नहीं किया, एस्टेब्लिशमेंट ने ज्वाइन करा लिया और उन्होंने ट्रेनिंग पूरी करवा ली है, तो इससे शिकायत आपको DGT में या जो आपके ट्रिपल है वहाँ पे जाके इसकी शिकायत करनी चाहिए, क्योंकि आपका 1 साल का समय है वो ख़राब हो चुका है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप अप्रेंटिसशिप यदि कहीं पे कर रहे हो, जिस एस्टेब्लिशमेंट में आप अप्रेंटिसशिप कर रहे हो, तो अप्रेंटिस एक्ट के अकॉर्डिंग ही आपसे काम ले सकती है, क्योंकि ये एज ए प्रशिक्षण है आपसे, ये नहीं है कि एज ए वर्कर काम, वो एज ए वर्कर आपसे काम नहीं ले सकती, वो एज ए आपसे ट्रेनिंग के तौर पे ही काम लेंगे। यानी वो आपको कुछ चीज़ें सिखा रहे हैं, उससे आपको वर्क एक्सपीरियंस हो रहा है। ये एक प्रैक्टिकली जॉब ट्रेनिंग होती है, न कि वो आपके वर्कर के बराबर काम नहीं ले सकती, आपसे ओवर टाइम नहीं करवा सकती। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो अब आपकी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि अप्रेंटिस पोर्टल के बिना कोई भी कार्रवाई नहीं होती है अप्रेंटिस ट्रेनिंग की, और ज़्यादातर कैंडिडेट्स इसी का जानकारी नहीं होने की वजह से आगे चल के समस्या क्रिएट होती है। कई कैंडिडेट्स को जो मेरे से जुड़े उनके भी ये समस्या आ रही है, तो ये आपके लिए, और आप अपने दोस्तों के साथ भी ये शेयर करो कि बिना अप्रेंटिस पोर्टल के, चाहे वो नेट्स का पोर्टल हो और चाहे वो NAPS का पोर्टल हो, इसके बगैर कोई भी एस्टेब्लिशमेंट है वो आपको ट्रेनिंग नहीं करवा सकती। आप वर्क एक्सपीरियंस के तौर पे यदि नौकरी के तौर पे यदि कहीं करते हो तो वहाँ से आपको क्या एक्सपीरियंस लेटर मिलता है, लेकिन आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हो तो इसमें AITT का एग्ज़ाम होता है, और उसके बाद में DGT की तरफ से आपको NSC का सर्टिफिकेट मिलता है, जो एज ए एक्सपीरियंस भी काउंट होता है। और ज़्यादातर जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में जो वैकेंसीज निकलती है उसमें भी आपको प्रेफरेंस मिलता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा मेन मोटिव यही था कि कैंडिडेट्स को पता हो कि वो जिस एस्टेब्लिशमेंट में ज्वाइन कर रहा है उनको वो रजिस्टर्ड है कि नहीं है। कल को ये ना हो कि उसने ज्वाइन भी कर लिया और वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसके बाद में उसकी जो ट्रेनिंग है वो खत्म हो जाए, उसका कॉन्ट्रैक्ट जनरेट नहीं हो। तो कैंडिडेट को खुद को वेरीफाई करना है कि उसने अपना रजिस्ट्रेशन किया है कि नहीं किया, उसने उस एस्टेब्लिशमेंट में अप्लाई किया है कि नहीं किया। कई बार ऐसा होता है कि आप अप्लाई नहीं करते हो लेकिन आपने रजिस्ट्रेशन यदि कर रखा है, तो यदि किसी एस्टेब्लिशमेंट या इंडस्ट्री को ज़रूरत है तो वो भी आपको क्या है इन्विटेशन भेज सकती है। उसमें वो पहले अपने आपके पास इन्विटेशन आएगा, फिर इन्विटेशन आने के बाद में आप अप्लाई करोगे, फिर आपका टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होगा, फिर आपके साइन होंगे, साइन होने के बाद में वो AAA से अप्रूव्ड होगा। ये इतनी प्रक्रिया अप्रूव्ड होने के बाद में आपको
ज्वाइन करना है। और एक चीज़ आपको ये भी ध्यान रखनी है कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट तो आपका अप्रूव हो गया मान लो, लेकिन आपने 15 दिन पहले ज्वाइन कर ली और कॉन्ट्रैक्ट 15 दिन बाद में अप्रूव हुआ है, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपकी ट्रेनिंग है वो पीछे की काउंट हो जाएगी। लेकिन आपकी ट्रेनिंग अवधि मान लो किसी महीने की 10 तारीख को आपकी ट्रेनिंग अवधि शुरू होने वाली है और आपने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी 10 से, और उसके बाद 20-25 को जाके यदि आपके कॉन्ट्रैक्ट में कोई दिक्कत आ जाती है और आ जाती है तो फिर आपकी वो समस्या क्रिएट हो जाएगी। एक आपको कॉन्ट्रैक्ट जैसे मान लो 10 तारीख को इश्यू हो गया है और आपका अप्रूव्ड भी 10 को हो गया है, लेकिन आपके जो ट्रेनिंग एस्टेब्लिशमेंट ने आपको अगले 20 दिन बाद में या 25 दिन या 30 दिन बाद में या 5 दिन बाद में आपको बुलाया कि आपका कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव्ड हो गया है, तो ऐसी स्थिति में भी आपको ज्वाइन नहीं करना है क्योंकि फिर वो आपकी जो टोटल ट्रेनिंग अवधि है उसमें वो ट्रेनिंग काउंट नहीं होगी। उतने दिन फिर आप एब्सेंट शो मानो जाओगे क्योंकि जैसे एस्टेब्लिशमेंट अटेंडेंस अपलोड करेगी तो वहाँ पे एब्सेंट दिखाएगी। एस्टेब्लिशमेंट को क्या करना होता है, 14 दिन पहले अप्रेंटिसशिप का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो जारी करना होता है। 14 दिन में कैंडिडेट साइन करता है, उसके बाद में वो आगे की डेट डालता है उसमें कि कैंडिडेट जैसे कि मेरे को इस डेट से ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी है। जैसे 1 महीने बाद में कोई ट्रेनिंग स्टार्ट करवानी होती है किसी एस्टेब्लिशमेंट को तो वो डेट पहले डाल सकता है अगले 1 महीने की, और उस 1 महीने से पहले जो कैंडिडेट्स का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको अप्रूव करवाना ज़रूरी है। जिससे कॉन्ट्रैक्ट अप्रूव हो जाएगा आपके जो डैशबोर्ड है जो कैंडिडेट का अप्रेंटिस पोर्टल का, उसमें भी वो कॉन्ट्रैक्ट पे जाके जैसे क्लिक करेगा तो वहाँ पे वो सारी डिटेल चेक कर सकता है, वो डाउनलोड भी कर सकता है। उसको कैंडिडेट को यदि आवश्यकता होती है तो कॉन्ट्रैक्ट वहीं से डाउनलोड कर सकता है। एस्टेब्लिशमेंट है वो भी उसका कॉन्ट्रैक्ट है डाउनलोड कर सकता है। तो कॉन्ट्रैक्ट जनरेट होने के बाद में ही कैंडिडेट्स को ज्वाइन करनी है। ऐसी किसी संस्था के चक्कर में नहीं आना है, फ्रॉड के चक्कर में नहीं आना है जो आपको कहते हैं कि नहीं मैं बिना रजिस्ट्रेशन के या आपको अप्रेंटिस ट्रेनिंग करवा दूंगा या ये इस संस्था से ये करवा दूंगा वो करवा दूंगा। वर्क एक्सपीरियंस अलग होता है और अप्रेंटिस ट्रेनिंग अलग होती है, इसमें आपको सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है लेकिन ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसकी जानकारी जब आपको होगी तो आप आगे से परेशानी में नहीं आओगे। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद दोस्तों।